अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो कल तक का जो टॉपिक था वो फॉर्म एलिमेंट्स में हमने दूसरा एक मेथड बताया था जिसमें हम इनपुट करा सकते हैं, वो था सिलेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। तो हम अभी तक फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर दो फॉर्म एलिमेंट्स को समझे हैं। एक तो इनपुट एलिमेंट को समझे हैं और दूसरा कल की वीडियो में हमने सिलेक्ट एलिमेंट के बारे में या सिलेक्टिव एलिमेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो सिलेक्टिव एलिमेंट में आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर हमको बनाना है तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने वेब फॉर्म के अंदर, उसके बारे में आपने कल पढ़ा। उसके साथ सिलेक्ट एलिमेंट के साथ एक ऑप्शन एलिमेंट भी लगता है ताकि हम डेटा जो है हमारा उसको लिस्ट करा सकें, और कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया। और उस एट्रीब्यूट में भी मैंने कुछ और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी बताए जो कि मैंडेटरी के अलावा भी कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ करवाना चाहते हैं अपनी लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के साथ तो वो भी करा सकते हैं। ओके, तो ये जितने भी मैं आपको एट्रीब्यूट्स और जितने भी मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा या इसको आप नोट्स बना के रखिएगा कि और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ये मन में जो है ये सारे HTML के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद होते जाए। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तीसरा एलिमेंट जो है फॉर्म एलिमेंट्स में जो आता है, जो फॉर्म बनाते वक्त हमको क्या क्या डाल सकते हैं हम फॉर्म के अंदर, क्या क्या यूज़र से इनपुट करा सकते हैं किस किस स्टाइल में। तो तीसरी चीज़ है आज फॉर्म एलिमेंट्स में, उसका नाम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो टेक्स्ट एरिया मेरे ख्याल से आपने कई जगह पे देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि कुछ 300 वर्ड में कुछ लिखो या 500 वर्ड में कुछ लिखो अपने बारे में। या हम यूट्यूब को ही देख लें कि यूट्यूब में जब हम चैनल वीडियो अपलोड करते हैं तो हमसे एक डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है कि अपनी वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन बताइए। तो वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वो टेक्स्ट बॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है, और टेक्स्ट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है बड़ा वाला वो काम एक ही करते हैं, इनपुट टेक्स्ट नंबर कुछ भी ले सकता है, लेकिन वो दिखता थोड़ा टेक्स्ट है। मतलब उसके अंदर आप 500 वर्ड, 600 वर्ड, 700 वर्ड उस तरीके से रोज़ और कॉलम्स में बांट सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, रोज़ नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब वो एक ही लाइन में चलता है। अगर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स जो हमने फॉर्म एलिमेंट्स का पहला इनपुट जो देखा था वो टेक्स्ट बॉक्स था। टेक्स्ट बॉक्स में आप जब भी टाइप करेंगे, आप एंटर करेंगे तो नीचे कर्सर नहीं जाएगा, वो एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा, है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स और आपके टेक्स्ट एरिया बॉक्स में फ़र्क यही है कि आप इसमें रोज़ और कॉलम्स को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे ही होता है, जैसे ही हम एक कोने तक जाते हैं उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन दूसरी जगह से चालू हो जाता है, तो एक पैराग्राफ टाइप का बना आता है ना। तो उसको हम बोलते हैं, वो जो बॉक्स जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आता है या कई वेबसाइटों में जब फॉर्म आता है तो वहाँ पे समथिंग अपने बारे में कुछ बताओ ऐसा कर लिखा आता है हेडिंग में और हम उसमें लिखते हैं, है ना। तो वो जो बॉक्स होता है उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया बॉक्स या टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। हम स्ट्रक्चर में बात करें HTML की फॉर्म के अंदर तो उसको टेक्स्ट एरिया एलिमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए, मेरा यहाँ खुला हुआ, और हम वही पुराने form.html पे ही काम करेंगे। मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ क्योंकि आज हमारा टाइटल चेंज है। आज हम फॉर्म एलिमेंट्स के तीसरे चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, वो है टेक्स्ट एरिया। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स। ओके, और बॉडी में हम लोग चलते हैं और बॉडी के अंदर हम फॉर्म एलिमेंट्स को खोलेंगे। फॉर्म एलिमेंट, और क्योंकि हम इस फॉर्म के अंदर ही हमको काम करना है तो हाँ, अब इसके बीच में हम अपने एलिमेंट्स को रखेंगे क्योंकि हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम एलिमेंट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया कैसे डिज़ाइन करते हैं कोड के थ्रू। तो इसमें आपको कुछ नहीं, एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आप उस एलिमेंट को यहाँ पे लगाएंगे और आपका टेक्स्ट एरिया फील्ड बनना चालू हो जाएगा। ओके,
तो जैसे सिलेक्ट एलिमेंट्स था, इनपुट एलिमेंट्स था, ऐसे ही एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है। इसमें आप ब्राउज़र को ये बता रहे हैं कि भाई अब जो इनपुट हम लेंगे वो टेक्स्ट एरिया बॉक्स के अंदर अपने यूज़र या क्लाइंट से मिलेंगे। इसका अच्छा डेफिनेशन अगर बताऊँ टेक्स्ट एरिया का, ये है कि टेक्स्ट एरिया जो है मल्टी लाइन इनपुट ले सकता है। मतलब मल्टी लाइन, जैसे कि मैंने समझा है कि कॉलम और रोज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखेगा तब समझ में आ जाएगा कि मैं किस बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर मल्टी लाइन इनपुट फील्ड होता है ये, और ये टेक्स्ट के लिए ही होता है, टेक्स्ट नंबर्स जो भी हो, है ना। तो मैं, क्योंकि इसमें भी आउटपुट दो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, ठीक है, और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसके बीच में अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स उसमें आएगा, ठीक है। मैं अगर इसको सेव करके गो लाइन पे जाऊँगा तो अभी आप देखिए मैंने अभी कुछ नहीं किया है, इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं लगाया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब बॉक्स बना आ गया है। ओके, मैं कहीं भी इसमें लिखूँगा वहाँ पे ये चालू हो जाएगा, कर्सर कहीं भी पॉइंट करूँगा वहाँ से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अलग अलग कॉलम्स बने आ रहे हैं, क्योंकि मेरा रो जो है वो इधर तक है, मतलब, है ना, और उसके बाद वो नेक्स्ट उस पर लाइन पे आ जाएगा। ये देखिए नीचे देखिए, है क्या नहीं। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अब ये जो विड्थ है इसकी चौड़ाई और हाइट, लंबाई, ये दोनों आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेक्स्ट एरिया में एट्रीब्यूट क्या डाल सकते हैं वो अपन यहाँ पे लिखते हैं। एट्रीब्यूट्स में पहला तो आता है नेम, ये कंपलसरी है, ये देना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें यूज़र से कुछ मैसेज ही इनपुट करवा रहा हूँ, तो मैं इसका नाम अभी मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी विड्थ और रो को भी कंप्लीट वो कर सकता हूँ। अगर मैं रो, आपको पता है रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसके रोज़ एट्रीब्यूट को लेता हूँ और मैं इसमें 20 डाल देता हूँ, और इसके कॉलम को हम कॉल्स एट्रीब्यूट से डिनोट करते हैं, और कॉलम ले लेता हूँ 30, ठीक है। और इसके बीच में मैं अपना कुछ भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि लिख सकता हूँ कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो और वैसे वहाँ से भी इनपुट करा सकते हो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के बता रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट में जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हो, उसके बीच में आप कुछ भी कंटेंट लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, ये आपको पता है। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में फ़र्क। तो इस तरीके का आपने देखा होगा कई बार, जो डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब में होता है वो इसी चीज़ का बना होता है टेक्स्ट एरिया में, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट में। नेम वैल्यू आपको पता है, नेम हम क्यों देते हैं। रोज़ इसमें एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम जितना रोज़ देंगे, जैसे अभी आप देखिए, अभी देखिए मैं यहाँ पे ये मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम और रोज़ के अंदर लिख रहे हैं, ओके। तो अब देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये समझा सकूँ कि क्या मतलब है इसका, ओके। अभी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 हो गया, है ना। और मैं इसके नीचे भी आऊँगा तो ये 20, ठीक है। तो 20 तक अभी हमको कोई स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। 20 मतलब क्या दिया था हमने, रोज़ दिया था, और कॉलम क्या दिया था, 30 दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ओके।
तो हमने दिया 30 कॉलम, 30 ऐसे में और 20 ऐसे नीचे में, ठीक है। तो कॉलम्स मतलब लेफ़्ट टू राइट और रोज़ मतलब ऐसे, जैसे अपन उसमें देखते हैं एक्सेल में होता है जैसे रोज़ और कॉलम, तो उसी तरीके से आप कॉलम्स और रोज़ को यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि रोज़ को मैं कर देता हूँ 50 और सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए रोज़ वाला एरिया बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको मान लो कि मैं इसको 30 ही रखता हूँ, ओके, मैं सेव करता हूँ और छोटा कर देता हूँ, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 25, ओके, और कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50, ओके। और ये मेरा कुछ इस तरीके का बना जाएगा। और इसमें ऑटोमेटिकली आप जो लिखेंगे, इसमें जो आपका इनबिल्ट ग्रामेट वगैरह जो भी ग्रामरली जो हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन ग्रामर चेक करने, वो ऑटोमेटिकली आपका इसमें लगना चालू हो जाएगा, जो भी आपने इनबिल्ट अपने क्रोम एक्सटेंशन में जो लगा के रखा है। तो इस तरीके से जो टेक्स्ट एरियाज होता है वो बनाया जा सकता है, इसको हम टेक्स्ट एरिया एलिमेंट बोलते हैं। और इस तरीके से हम अपने कंटेंट को इसमें बीच में डाल भी सकते हैं और यूज़र से हम इनपुट भी करा सकते हैं। और इनपुट कराने का एक तरीका है ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो रो एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका विजिबल नंबर जो होता है लाइंस का, उसको कंट्रोल करता है। और कॉलम जो होता है वो विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और रोज़ और कॉलम्स अगर आपको नहीं लिखना है, अगर मान लो कि आपको रोज़ और कॉलम्स अगर आपको HTML का यूज़ नहीं करना है, तो आप इसमें CSS का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, जो CSS का आपने पढ़ा है, उसके थ्रू भी विड्थ और कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ओके, इसको हटा के यहाँ लिख देता हूँ स्टाइल, ये आपको पता ही है, मेरे पिछले वीडियो को जिन्होंने एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसको एक्सेस कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पता चल जाएगा। तो हम जैसे विड्थ देते थे उसमें, ठीक है, तो सेम हम CSS की प्रॉपर्टी देते थे, है ना, विड्थ में, और उसमें हम अपना वैल्यू दे सकते थे पिक्सल में। तो मैं अगर यहाँ मान के चलिए कि मैं 200 पिक्सल दे देता हूँ, ओके, और उसके बाद हाइट एक वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ये मेरा कहना है। अगर मैं यहाँ पे 600 पिक्सल दे देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो मेरा फिर भी काम करेगा ये देखिए, है ना। और मैं इसको 600 पिक्सल से अगर मैं इसको 400 px कर देता हूँ तब भी मेरा ये काम कर देगा। और इसको मैं चौड़ा कर देता हूँ, विड्थ को मैं इसको 400 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो मेरा ये इतना चौड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोज़ और कॉलम एट्रीब्यूट भी HTML का यूज़ करके रोज़ और कॉलम्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। इसमें उसमें जो रोज़ होता है आपका, वो आपका हाइट को कंट्रोल करता है, ओके, और जो कॉलम होता है वो विड्थ को कंट्रोल करता है। और नहीं तो आप स्टाइल से सीधे विड्थ और हाइट पे भी कंट्रोल पा सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है आपको कि टेक्स्ट एरिया जो होता है वो क्या काम करता है, ओके। तो इसके बाद जो आता है हमारा, ये मेरे ख्याल समझ में आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिए इन सब चीज़ों को, ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में और आपका हैंड ऑन हो जाए फॉर्म बनाने में, ओके। तो टेक्स्ट एरिया ये था। इसके बाद एक और एलिमेंट आता है फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर ही है, उसको हम बोलते हैं फील्ड सेट और लेजेंड एलिमेंट, है ना। तो फील्ड सेट एलिमेंट और लेजेंड एलिमेंट क्या करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, सबसे पहले तो अपन फील्ड सेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। फील्ड सेट जो होता है वो मान लीजिए एक फॉर्म है आपका, और उस फॉर्म के अंदर डाटा है, वो डाटा एक ग्रुप का डाटा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करता है वो डाटा। पर्टिकुलर उस डाटा को अगर आपको ग्रुप करना है, रिलेटेड डाटा को अगर ग्रुप में करना है, तो आप एक कैप्शन दे सकते हो, एक हेडिंग टाइप का, है ना। वो फील्ड सेट के अंदर आप कर सकते हो। फील्ड सेट के अंदर मतलब वो क्या करेगा, फील्ड सेट की भाई मान लो कि एक
एक बॉर्डर टाइप बना देगा। एक बॉर्डर जो जैसे इसमें आप देखिए, इसमें जैसे कि हमारा टेक्स्ट एरिया में एक बॉर्डर बना रहा है ना, लेकिन हम इसके बाहर नहीं लिख सकते कुछ भी, इसके हम बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके का एक बॉर्डर बन जाएगा फील्ड सेट से। ओके। और लेजेंड जो क्या करेगा, लेजेंड कैप्शन का काम करेगा। कैप्शन मतलब हेडिंग का काम करेगा। तो ऐसा अगर हमको कोई एक डाटा, जैसे मान लो कि कई बार होता है हमारा फॉर्म बना हुआ है जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स भी लिया, भैया फर्स्ट नेम लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स दिया, फिर हमने मैरिड अनमैरिड है कि नहीं उसके लिए हमने रेडियो बटन में दे दिया, फिर हमने चेक बॉक्स एक बनवाया, उसमें ये पूछा भैया मेल है फीमेल है अदर है। तो अगर मेरे को ये पूरे ग्रुप जितना मैंने अभी बताया आपको, जो मैंने अभी बोला आपका फॉर्म का, अगर मुझे उसको एक ग्रुप में करना है और ऊपर दिखाना है कि भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सेक्शन है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का ये बॉक्सेस है, एक्सपीरियंस का ये बॉक्सेस है, होता है ना कभी कभी आपने देखा होगा वेबसाइट पे स्टार। तो मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम फील्ड सेट और लेजेंड। तो अभी और क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फील्ड सेट और लेजेंड बनाने के लिए जो भी हम फॉर्म ले रहे हैं या जो भी हम फॉर्म ले रहे हैं उसमें हम सबसे पहले फील्ड सेट को एंटर करेंगे। ठीक है, फील्ड सेट को एंटर करेंगे और फील्ड सेट में ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, मैं एंटर करूँगा और इसके बीच में अब अपने लेजेंड बनाऊँगा। लेजेंड मतलब जो मेरा कैप्शन होगा मेरे डेटा का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेजेंड लिखूँगा, ओके, और लेजेंड को क्लोज करूँगा और ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा इसमें, और इसमें लिख देता हूँ पर्सनल इंफॉर्मेशन हियर। ठीक है, आप समझते जाइए, मैं इसको बाद में बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लेबल लगाऊंगा, इसके बारे में आपको पता है, मैं 4 एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे एफ नेम ले लूँगा और इसको क्लोज करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट नेम। ओके, और इसके नीचे मैं इनपुट मारूंगा। ये सब आपको पता है, आपने किया है, ये पिछली वीडियो में मैंने ये सब बताया फॉर्म एलिमेंट्स इनपुट एलिमेंट्स में। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लूँगा, टाइप लूँगा और टाइप में जो लूँगा वो टेक्स्ट लूँगा। ओके, उसके बाद मैं आईडी एट्रीब्यूट लगाऊंगा। लेबल को मुझे इसके साथ रिलेशन बनाना है तो मैं 4 को सेम जो एट्रीब्यूट 4 में जो वैल्यू दिया था 4 के एट्रीब्यूट में, वही एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे भी लूँगा। उसके बाद मुझे क्या देना होता है, नेम, और नेम में मैं सेम एफ नेम ही दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हम किए, क्लियर। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, मैं एक और लेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं जो है लास्ट नेम के लिए मैं करवाऊँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एल नेम। ओके, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लास्ट नेम। ठीक, अब मैं इसके नीचे भी इनपुट करवाऊँगा यूज़र से, तो मैं इनपुट एलिमेंट को यूज़ करूँगा और इनपुट एलिमेंट का टाइप जो रहेगा यहाँ भी मेरा टेक्स्ट रहेगा। ओके, और उसके बाद मैं इसमें आईडी ले लूँगा और आईडी में एल नेम दूँगा और नेम जो है नेम को भी मैं एल नेम ही दूँगा। ओके, मैं इसको क्लोज कर दूँगा। फाइन, फ़िलहाल मैं यही 2 टेक्स्ट को लेके आपको बता देता हूँ। ओके, तो अब इसमें क्या है, कुछ नया ये है, एक तो फील्ड सेट और एक लेजेंड, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो अब अपन चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे चलते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हियर, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वाला कहाँ आया, यहाँ आया, और ये जो बॉर्डर जो बना रहा है ये फील्ड सेट एलिमेंट की वजह से बना रहा है, क्योंकि फील्ड सेट के अंदर ही मैंने बाकी सारे इनपुट लेबल्स और लेजेंड को रखा हुआ है। लेजेंड सबसे पहले क्या करेगा, उसको एक कैप्शन दे देगा और उसके आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि नीचे करने का तरीका सिंपल आपको वही है कि आप BR लगा दीजिए
मैं बी आर यहाँ पर लगा देता हूँ। आप 2 बी आर दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पेस लेना है तो। सी एस एस की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे आ गया। ऐसे देखा होगा ना आपने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसा आपने ले लिया पूरा, मैरिड वैरिड सब कुछ। उसके बाद दूसरा एक और फील्ड सेट बना सकते हैं जिसमें आप एजुकेशन लिख सकते हैं इसकी जगह पे, है ना। तो मैं इसी चीज़ के बारे में बता रहा था। उसके बाद आप सबमिट बटन देके इस फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। तो फील्ड सेट ग्रुप करने का काम करता है। तो यही मैं ग्रुप करने का, जैसे पूरा एकदम बॉर्डर के अंदर लिया है कि भाई ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और जो लेजेंड है वो आपका काम करता है कैप्शन देने का। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ लगना है। फील्ड सेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हमारी सारी चीज़ें आएंगी। लेजेंड सबसे टॉप पे आएगा। उसके बाद आप अपने जो भी इनपुट्स हैं वो आप यूज़र से करवा सकते हो। और इस टाइप के आपको सिंटेक्स लगा के काम करना, और इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ इन सब की चीज़ों के बारे में। अगर कोई पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और एक्सेस करने के बाद आप शुरू से जो हमारा HTML का सफ़र जो चालू हुआ है वहाँ से आप शुरू करके, आज 21वां दिन है, शायद आज हमारा 22वां वीडियो है, तो आप उसको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, लर्न करते हो, आगे बढ़ सकते हो और एक अच्छा प्रो वेब डेवलपर बनने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं चाहूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट अभी जो करूँगा, तो ये तो पता ही है कि टेक्स्ट बॉक्सेस है, तो जो भी मैं इनपुट करूँगा, और यहाँ पे हम अगर नीचे एक सबमिट बटन दे देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा हमारा फॉर्म सर्वर पे। क्योंकि अभी हमारा हमने कोई PHP की फ़ाइल नहीं बनाई है, इसलिए अगर मैं दे भी दूँगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो कि आप अपना प्री डिफाइंड वैल्यू अगर यहाँ देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तो कुछ आ नहीं रहा है, तो अगर आप इसको जैसे वैल्यू आपको पता है कि वैल्यू क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा और मैं यहाँ लिख देता हूँ दीपक, है ना, और सेव करूँगा, तो यहाँ पे दीपक पहले से लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वैल्यू क्या करता है। हमने कई जगह पे वैल्यू को यूज़ किया है ना। तो वैल्यू भी आप अगर यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करिए तो ये आप इसको लोड होते वक्त ये दिखेगा। वैसे डिलीट हो जाएगा, आप डिलीट होकर अपना इनपुट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वैल्यू एट्रीब्यूट आप प्री डिफाइंड भी डाल सकते हो, किसी में भी, दोनों इनपुट में, है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना आप। ओके, तो फिलहाल ये था ये आपका फॉर्म एलिमेंट्स का फील्ड सेट और लेजेंड। फील्ड सेट और लेजेंड दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे, है ना। तो अगर आपको लेजेंड यूज़ करना हो तो फील्ड सेट साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो फील्ड सेट बाहरी कवच होता है, उसके अंदर हम लेजेंड और जितने भी हमारे इनपुट और लेबल्स हैं उसके अंदर हम रख के इसको ग्रुप में कर सकते हैं, वहाँ ये काम आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा फील्ड सेट और लेजेंड क्या करता है। ओके, तो अब चलते हैं हम अपना जो तीसरा जो हमारा जो एलिमेंट है उसके बारे में। अब आपने जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट तो देखा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में अपन बात भी कर चुके हैं। कल अपन ने ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू कैसे बनाते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट लगा के, सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम ऑप्शन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स लगा के हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ओके, तो ये अपन ने देखा था कल। लेकिन अगर आप सिलेक्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लो अपन सिलेक्ट एलिमेंट को फिर से एक बार यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं सिलेक्ट इसको कर देता हूँ, और मैं ऑब्वियसली इसके बीच में मैं ऑप्शन डालूँगा, और उससे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स लेने होते थे। और एट्रीब्यूट्स एक तो आईडी होता था, आपका आईडी हमको लेना पड़ता था, उसको अगर मैं ले लेता हूँ इसमें, और इसकी वैल्यू जो है वो दे देता हूँ, मान लीजिए कार्स ही ले लेते हैं ना, कार्स ले लेते हैं आईडी। ओके, और मैं इसकी नेम जो है, और सॉरी नेम ले लेता हूँ, ये भी कार्स ही ले लेता हूँ, फाइन। और मैं इसके अंदर ऑप्शंस रख देता हूँ। आपको पता है ऑप्शन एलिमेंट का के लिए यूज़ करते हैं हमको, डेटा को रखने के लिए। और ऑप्शन एलिमेंट में मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डाल देता हूँ। एक तो वैल्यू, क्योंकि हमको वैल्यू देना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाटा। ओके, ये वैल्यू मैं दे देता हूँ, और इसके बीच में मैं इसको टाटा कर देता हूँ। ओके, और मैं एक और ऑप्शंस यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ, उसको दे देता हूँ मारुति।
और इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मारुति दे देता हूँ। ओके, फिलहाल मैं ये दो ही ऑप्शंस लेकर चलता हूँ। मैं सेव करता हूँ, अभी आप देखिए। तो ये मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में। अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर कुछ अपना कुछ लिखना हो, अपना कुछ लिखना हो तो मैं लिख नहीं सकता। अपना कुछ लिखना हो, ये तो ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होंगे जो यहाँ पे नहीं होगा, उसको क्या मैं इनपुट कर सकता हूँ? तो सिलेक्ट एलिमेंट में ये नहीं हो सकता है। तो इसके लिए W3C ने एक और एलिमेंट बनाया है जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, वो है डेटा लिस्ट एलिमेंट। तो डेटा लिस्ट एलिमेंट अगर कभी ज़रूरत पड़ रहा है आपके क्लाइंट के हिसाब से, तो आप इस एलिमेंट का यूज़ कर सकते हो, डेटा लिस्ट। इसमें प्री डिफाइंड ऑप्शन होता है इनपुट का यूज़र के लिए, है ना। जैसे कि सिलेक्ट एलिमेंट में ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि आप अपना कुछ, मान लो कि मारुति टाटा की जगह उसको वोल्वो पसंद है तो वोल्वो नहीं डाल सकता हूँ, लॉक है वो। तो डेटा लिस्ट ये चीज़ का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो कैसे होगा वो, चलते हैं उसके ऊपर। तो सेम फॉर्म के अंदर ही आपको काम करना है। उससे काम करने से पहले पहले आपको एक इनपुट देना पड़ता है, इनपुट एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट में हमको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, लिस्ट, क्योंकि हम लिस्ट दे रहे हैं अब इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सिलेक्ट एलिमेंट से अलग होगा। इनपुट एलिमेंट के अंदर हम लिस्ट एट्रीब्यूट को देंगे, और लिस्ट एट्रीब्यूट के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे कार्स ही दे देता हूँ, क्योंकि मैं कार्स की लिस्ट बना रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस सिंटेक्स को, ठीक है। और लिस्ट में मैंने कार्स दे दिया, मैंने क्लोज कर दिया। मैं नीचे आऊँगा और अब मैं अपना यहाँ पे डेटा लिस्ट खोलूँगा। डेटा लिस्ट को डेटा लिस्ट एलिमेंट से ही जाना जाता है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है एक आईडी, ये मैंडेटरी है। और आईडी जो आपको रखना है ना, वो सेम वही रखना है जो लिस्ट में रखा है आपने, तभी ये इनपुट का रिलेशन बना पाएगा। समझ रहे हैं आप? डाट मतलब ये इनपुट काहे के लिए देते हैं आपको पता है, यूज़र से इनपुट कराने के लिए। अब इस यूज़र से इनपुट कराने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है लिस्ट। किस में इनपुट कराना है? कि डेटा लिस्ट के अंदर इनपुट कराना है। तो किसके साथ लिंक करा रहे हैं हम? डेटा लिस्ट के साथ। तो आईडी हमने डेटा लिस्ट को दिया, इसलिए हमने लिस्ट में भी इसी आईडी को उठा के यहाँ पे रखा है, ठीक है, कार्स में। तो ये जो इनपुट है ना, इसके साथ रिलेशन बना सके, इसलिए हमने आईडी की ही वैल्यू को हमको लिस्ट की वैल्यू में देना है। और लिस्ट क्या है? लिस्ट एट्रीब्यूट ये शो करता है कि इसके अंदर जो ऑप्शंस के अंदर हम रखेंगे वो एक लिस्ट के रूप में ही आएगा, उसके अंदर ये एक्सेस कर सके, इसलिए हम इस एट्रीब्यूट लिस्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ओके, तो समझिए इस चीज़ को। तो इनपुट, उसके बाद डेटा लिस्ट, उसकी एट्रीब्यूट आईडी। ओके, अब इसके अंदर सेम सिलेक्ट एलिमेंट की तरह हम ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। और ऑप्शन के अंदर सेम वही चीज़, वैल्यू, और वैल्यू जो हम देंगे मान लीजिए कि वोल्वो। ओके, यहाँ पे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू, बस वैल्यू अकेला आपको देना है, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप इसको जो है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसको हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आप ले लीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दीजिए, और यहाँ पे आप दे दीजिए मारुति, ठीक है। एक मिनट, और इधर पे भी मैं ऑप्शन दे दिया। मैं इसी से दो से काम चलाता हूँ। अभी आप इसको देखिए, अभी सेव कर दिया। अभी मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सिलेक्ट एलिमेंट्स में आपके पास ऑप्शंस होता था, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इसको जैसे ही नीचे करूँगा तो मेरे पास वोल्वो मारुति दोनों आ रहा है। मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसको भी, वोल्वो सिलेक्ट हो गया। ओके, अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं फिर नीचे आऊँगा, मारुति सिलेक्ट हो गया, ठीक है।
तो ये ऑप्शंस आप इधर पे सिलेक्ट करो। अब मैं यहाँ पे कुछ और डालना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं BMW डालना चाहता हूँ, तो मैं BMW भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो ये रहता है सिलेक्ट का मतलब, सॉरी सिलेक्ट नहीं, डेटा लिस्ट में जो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बस यही है कि ये आपको जो है ना सजेशन दे देता है, ये आपको सजेशन देने के लिए है। बेसिकली इसको हम सजेशन बॉक्स भी कह सकते हैं। ओके, अभी आप, मैं फिर से रिफ़्रेश कर रहा हूँ। अब आप इसमें एक और चीज़ नोटिस करिए, मैं इसमें मान लो वैल्यूज़ को भी कैपिटल कर देता हूँ। ओके, और मैं एक और ऑप्शन दे देता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना, वो बेस्ट रहेगा और वो टाइम बचेगा मेरा। जैसे मान लो मैं इसके नीचे ये भी देता हूँ और एक और कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसके नीचे इसको देता हूँ और मैं इसमें लिख देता हूँ BMW और इसमें लिख देता हूँ हमारा बेंज। ठीक है, मैं दे दिया, वैल्यू दे दी मैंने। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि ये सही से लाइन में दिखे। ओके, नॉट ओके। अभी देखिए आप साफ साफ, अभी कुछ नहीं दिख रहा अभी इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इसमें, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे को एक ऑप्शन दिखा रहा है, वोल्वो, मारुति, BMW, बेंज। लेकिन मैं चाहूँ तो अपना भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ भाई फरारी, तो मैं फरारी टाइप कर सकता हूँ, ऑप्शन। लेकिन सिलेक्ट एलिमेंट पर सब दिखता है, इसमें आपको चॉइसेस दिखाता है, समझ रहे? लेकिन अगर मैं ड्रॉप डाउन को क्लिक करूँगा ना, आप कुछ नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि बेसिकली ये दो तरह का काम करता है, एक सिलेक्ट एलिमेंट का काम भी करता है और एक टेक्स्ट बॉक्स का भी काम करता है, डाटा लिस्ट। ओके, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं जैसे ही कर्सर इसमें दबाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा, ये ऑप्शन भी है। जैसे कि कई बार हम ऑटो इनपुट, हम जैसे बॉक्सेस रहता है तो ऑटो इनपुट आता है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, है ना, आप समझिए इसको। मैं लेबल बना रहा हूँ 4 और मैं इसके अंदर फटाक से लिख देता हूँ एफ नेम। ओके, या मैं ईमेल वाला शो करता हूँ आपको, रुकिए, ईमेल, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। ओके, मैं ईमेल इनपुट कराऊँगा और यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ और टाइप जो देता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, टाइप ईमेल वाला भी एक होता है, और मैं यहाँ पे देता हूँ ईमेल। ओके, और उसके बाद मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी में सेम रखता हूँ जो मैंने उसमें दिया है 4 में, और मैं एक नेम एट्रीब्यूट को भी यहाँ पे डाल देता हूँ फटाक से और इसमें भी सेम दे देता हूँ। ओके, और मैं इनपुट को क्लोज कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। और मेरे पास ईमेल भी है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, BR, सॉरी, और एक और BR दे देता हूँ। अभी ठीक है, सेव कर देता हूँ, 2 स्पेस आ जाएगा इसके नीचे। ओके, अभी देखिए मेरे ईमेल एक अलग है और मेरा डेटा लिस्ट का अलग है। ईमेल पे जैसे ही रखूँगा तो मेरे पास ये देख रहे हैं, ये सजेशंस आ रहे हैं। क्यों सजेशंस आ रहे हैं? ऑटो टाइप, क्योंकि मैंने इस टाइप ईमेल अपने में बहुत सारा यूज़ किया, अपने जो भी ईमेल आईडीज़ हैं। तो ये जैसे ईमेल टैब उसको दिखेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन देगा। समझ रहे बात को? ये भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, देखिए ऑटो सजेशन दे रहा है। अभी मेरे ख्याल से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो डेटा लिस्ट एक्चुअली में ऑटो सजेशंस के लिए है, वो बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं दे रहा है, ये ऑटो सजेशन दे रहा है बस। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे मान लो मैंने BMW मेरे को सजेशन दिया, मैंने BMW कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा ना, मुझे सजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ BMW दिखेगा। अब मैं यहाँ पे M दबाऊँगा, मेरे पास मारुति भी आ जाएगा। जो मैंने वहाँ डाला है, जो सजेशंस डाले हैं वो यहाँ पे आएगा। जैसे ही मैं इसे, मान लीजिए मैं टाटा अगर T करता हूँ तो टाटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कोड में टाटा दिया ही नहीं है सजेशन में, है ना। और मैं यहाँ पे V डालूँगा, वोल्वो आएगा। तो ये फ़र्क है सिलेक्ट एलिमेंट और डाटा लिस्ट में।
काम दोनों का एक जैसे ही है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। डेटा लिस्ट जो सिलेक्ट एलिमेंट होता है उसमें आप जो लिस्ट में आएगा जो आपने कोड किया है उसी को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन डेटा लिस्ट में जो हमने ऑप्शंस डाले हैं, जो वैल्यू डाले हैं, वो एक्चुअली में सजेशंस के रूप में आएगा। वो एक्चुअली सजेशंस के रूप में आएगा। हम मतलब मान लो कार का हम बना रहे हैं, तो कार के कितनी सारी कार कंपनीज़ के कौन से मॉडल्स हैं उसको हम सजेशन में दे सकते हैं, ताकि कस्टमर को ये याद रहे कि हाँ भाई ये इनके पास स्टॉक है, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर हमारे स्टॉक में वो लिस्ट नहीं है, सजेशन लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो अपनी मर्ज़ी से वो अपना हो सकता है डाल ले, और उसको हम जावास्क्रिप्ट से चेक करवा सकते हैं कि हमारे पास वो स्टॉक है क्या नहीं है जो यूज़र ने इनपुट डाला है। तो ऐसे जगहों पे डेटा लिस्ट जो है उसका काम आता है, और यही दोनों डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप क्लियर कर दूं कि डेटा लिस्ट और सिलेक्ट एलिमेंट में फ़र्क क्या है। इसलिए मैंने पहले आपको सिलेक्ट एलिमेंट्स बना के दिखाया, फिर डेटा लिस्ट बना के। फ़र्क यही है, और दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ऑप्शंस आप जितना देंगे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डेटा लिस्ट था, और हमारा डेटा लिस्ट का जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और कल हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा फॉर्म एलिमेंट्स का, आगे हम बात करेंगे और कौन कौन से। तो मेरे ख्याल से आज आपको मैंने क्या क्या समझा दिया। आपको मैंने डेटा लिस्ट के बारे में समझा दिया, और आपको लेजेंड और फील्ड के बारे में समझाया, फील्ड सेट के बारे में, और फिर मैंने आपको से पहले आपका टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के बारे में समझाया। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करें, कमेंट करके वो कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट हो, या पुरानी वीडियो से रिलेटेड भी कुछ डाउट हो, तो आप बिंदास यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, तो फिर अपना ख्याल रखिए, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। प्रैक्टिस मस्ट है, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, क्योंकि तभी आप अच्छा वेब डेवलपर एक बन सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पूरा वॉच करिए। आधा अधूरा वीडियो मत देखिए, आपके समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस भी करते जाइए, पॉज करते करते, ताकि आप एक अच्छा खासा वेब डिज़ाइनिंग को सीख सकें, और अच्छे खासे इनकम को ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से कमा सकें। ओके, तो डू टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय देन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए।